हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के अगले वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्लास 10th में आते रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। जैसे ऑब्जेक्टिव तो आप गाइड से भी कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कोई समझ लिए उस टॉपिक को और उस टॉपिक के तहत हम उसको लिख लिए। उसी प्रकार जैसे धातु अधातु में अभी हम बहुत चीज़ आपको बताए हैं, उसी के आधार पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशंस में एनसीईआरटी सवाल्स बनते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण बताइए। यही सब क्वेश्चंस इस वीडियो में के तहत देखा जाएगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा आघात वर्ध एवं तन्य, है ना। ये बहुत बार 2014 में भी ये क्वेश्चंस आया है 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आघात वर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आघात वर्ध भी हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है, एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल्स के द्वारा ये हमने आपको बताया है आघात वर्ध के बारे में भी और तन्य के बारे में भी। लेकिन जब रिवीजन सेक्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का चल रहा है तो मैं फिर से आपको एक बार बताऊं कि आघात वर्ध क्या होता है और तन्य क्या होता है। तो चलिए समझते हैं आघात वर्ध को। तो आघात वर्ध उसे कहते हैं कि जब हम धातुओं को पीट कर और उसको हम एक पतले चादर की तरह बना लेते हैं ना, एक चादर की तरह यदि हम धातु को पीट कर क्या करें, उसको यदि हम पतले चादर की तरह बना ले तो जो पतला होने का जो गुण है उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्ध। क्या कहते हैं, आघात वर्ध। तो मीन्स क्या कि देखिएगा, जैसे आघात वर्ध यहाँ हमने लिखा, ठीक है। तो आघात वर्ध मतलब कि पतले चादर की तरह, पतले चादर की तरह। तो देखिए पतले चादर की तरह मतलब कि जैसे लोहा को जब हम पीट कर क्या कर सकते हैं, पतले चादर की तरह बना सकते हैं। जैसे ग्रिल होता है ना, ग्रिल ये सब गेट ये सब हम बनाते हैं। लोहा का जो गेट होता है उसे क्या किया जाता है, उसे पीट कर क्या किया जाता है, एक चादर की तरह, एक प्लेन प्लेट की तरह बना लिया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं। तो एग्जामिनेशंस में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो हम लिखेंगे कि धातुओं को पीट कर हम यदि पतले चादर की तरह बना दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं, जैसे लोहा। ठीक है, अब देखिए तन्य के बारे में समझिए। तन्य क्या होता है कि हम धातुओं को क्या करते हैं, खींचकर पतले तार की तरह बना लेते हैं ना। तार जैसे हम लोग देखते हैं उस टाइप का धातु का ही तार होगा, मतलब खींच कर क्या कर लेंगे, तार की तरह बना लेंगे। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो देखिए तार की तरह, इसमें क्या था, पतले चादर की तरह, और इसमें क्या रहेगा याद, तार की तरह। यदि हम धातुओं को खींच कर कैसे बना ले, तार की तरह बना ले, उसे हम लोग कहते हैं तन्य। जैसे आप सोना के बारे में जानते हैं कि सोना, जैसे सोना को हम लोग कोई भी आकार में बना सकते हैं ना। सोना के लोग आभूषण बनाने में यूज करते हैं। और इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे सोना में कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर का तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर का तार, 2 किलोमीटर का तार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर के तार खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन होगा 1 2 3 4 एंड द आंसर ऑफ 2 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 10 मिनट निकालिए और 10 मिनट में आप लगभग 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आघात वर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आघात वर्ध उसे कहते हैं कि जिसे हम पीट कर कैसे बना दे, पतले चादर की तरह बना दे, उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्ध। और तन्य में क्या है कि हम कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार की तरह यदि हम उसे बना ले तो उसे हम कहते हैं तन्यता। सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखते हैं ना, जो क्यों करके आता है क्वेश्चन, वह एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वह क्वेश्चन एनसीईआरटी होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखते हैं, तो इसका जवाब ये होता है कि जैसे सुनिएगा, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबो कर क्यों रखते हैं ना। तो चलिए इसके आंसर को जानने का प्रयास करते हैं कि सोडियम, आपको पता है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है। जो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह
जलने लगता है ना, जलने लगता है। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या देता है। तो जैसे देखिए सोडियम हमने यहाँ रख दिया और इसमें हमने किससे अभिक्रिया करा दिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिया कि Na+O2 है ना। यदि हम इस साइड वाले चीज मतलब कि समीकरण के बाएं वाले पक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक, याद रखिएगा, अभिकारक, जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट मीन्स क्या कि इसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट हमें बनेगा वह बनता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या बनते हैं, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, प्रतिफल, जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन बैंक में, आप देख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन था कि सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखते हैं। तो हम सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर इसलिए रखते हैं क्योंकि जब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, सोडियम को हम क्या कर देंगे, बाहर रखेंगे, तो वह किससे अभिक्रिया करेगा, बाहर में ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। और सोडियम ऑक्साइड क्या है कि जलने टाइप का, थोड़ा सा भयानक सिद्ध होता है जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो इसे हम लोग केरोसिन तेल के अंदर इसलिए डुबो कर रखते हैं कि केरोसिन तेल के अंदर ना ये अभिक्रिया करता है और ना यह क्या होता है, केरोसिन तेल में ना घुलता है। तो इसलिए हम लोग सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखते हैं। तो ये अगर आप रिएक्शन को लिख दीजिएगा तो ये अच्छा होगा, सिद्ध होगा कि ये आप जान रहे हैं कि सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या दे रहा है, सोडियम ऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि जिंक भी एक जिंक को आयरन सल्फेट, जैसे जिंक है अपना Zn और आयरन सल्फेट है, तो आयरन सल्फेट कहने का मतलब है कि FeSO4। जितने क्वेश्चंस अभी आप देख रहे हो इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में इस 3 चैप्टर से धातु अधातु से पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए कि जिससे क्या हो कि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन का मतलब फ़ायदा उठा सके। इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, तो हमने जिंक को क्या किया, आयरन सल्फेट के विलयन से हमने अभिक्रिया कराया, तो क्या हुआ कि ZnSO4 प्लस क्या बन गया, Fe बन गया। तब मतलब क्या समझे कि जिंक ने फेरस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। फेरस क्या था, सल्फेट के साथ, और फेरस को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो जिंक को हमने आयरन सल्फेट से अभिक्रिया कराया तो बन गया जिंक सल्फेट और फेरस बन गया। क्या बन गया बाबू, फेरस बन गया। याद रखिएगा कि जब जिंक क्या करेगा, आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो प्रोडक्ट के रूप में निर्माण करेगा ZnSO4 प्लस Fe। ये आपको याद होना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को लिखिएगा तभी एग्जामिनर आपको नंबर भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जस्ट हमने दिवाली के समय आपको आयनिक यौगिकों के बारे में बताया था। जो यौगिक मतलब क्या होते हैं कि धन एवं ऋण आवेश युक्त आयन से बने होते हैं, उसी को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। तो आयनिक यौगिक आप जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन अंदर जाए तो समझ लीजिए आयन 2 प्रकार के, धन और एवं ऋण। तो याद रखिएगा कि आयनिक यौगिक जो बने होंगे वह धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होंगे। ठीक है, देखिए ये जो बने होते हैं इनके बीच में ना स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। कौन बल होते हैं बाबू, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये दोनों ना एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी बंधे रहते हैं। और बंधे रहने के कारण, अब बंधा हुआ है तो हमें तो उसको तोड़ना होगा, तब बंधे हुए तोड़ने को हमने अत्यधिक, हमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कोई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा जो आप आवश्यक करते हो, इसीलिए कहा जाता है कि इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि हमने अत्यधिक ऊर्जा क्या किया, इनके स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को कम करने के लिए किया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चंस में अगर हम
इसको एक सटीक फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं और इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है और इन बल को कम करने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हमने देखा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। खनिज अयस्क एवं गैंग। जैसे अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो मेरा होगा उसमें हम खनिज अयस्क के बीच अंतर को देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आ गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत खनिज अयस्क और गैंग, तो मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग खनिज अयस्क को अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे। तो खनिज क्या होता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं ना। पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी होते हैं उस पर यदि धातु युक्त ठोस पदार्थ अगर मिल जाते हैं, वह तत्व हो या यौगिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, और अयस्क क्या है कि वैसे खनिज जिनमें हम धातुओं को आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जैसे आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। गैंग क्या होता है कि जब अयस्क होते हैं और उस अयस्क में कुछ गंदगियाँ आ जाती है, क्या आ जाती है, कुछ गंदगी आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे कि अयस्कों में उपस्थित अपद्रव्यों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि खनिज अयस्क एवं गैंग की परिभाषा लिखिए। तो खनिज का परिभाषा लिखेंगे कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। वह धातु में क्या हो जाएगा, तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व में तो ऐसे हम लोग ये मान लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, तो सोडियम क्या तत्व के रूप में हो जाएंगे, और यदि यौगिक में बात करेंगे तो सोडियम क्या हो जाएंगे, क्लोराइड हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अयस्क क्या है, खनिज में से, जैसे खनिज में से हम धातु को क्या करेंगे, निकालेंगे, और उसको यदि हम कम खर्च में प्राप्त कर ले रहे हैं, कम खर्च लगेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है, गैंग क्या है, तो इसी अयस्क में कुछ गंदगी आ जाएगी, कुछ अपद्रव्य आ जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। गैंग या अधात्री इसको भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को देखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जो हम लोगों का थ्योरिकल चैप्टर जो चल रहा है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, और फिर मैं 1 से 2 वीडियो तक तो लगभग ये धातु अधातु खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग रिवीजन सेक्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम का कोई खास समय बचा नहीं है, तो अभी इस प्रॉपर वे में क्लास चलते रहेंगे, उसके बाद हम लोग रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, खनिज और अयस्क के बीच में अंतर देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।